अपनी कुर्सी पर नहीं, किनारे सोफे पर बैठे हुए, बहुत ही सुंदर लग्जरी सोफा पर बैठे हुए हैं, कॉफी पी रहे हैं और नॉवेल पढ़ रहे हैं। कॉफी पी रहे हैं और नॉवेल पढ़ रहे हैं, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत ही खुश मिजाजी में। तो अमेरिकन डेलीगेशन उनसे पूछता है कि मिस्टर वाइस चांसलर, हाउ आर यू रनिंग दिस यूनिवर्सिटी सो वेल? मिस्टर वाइस चांसलर, हाउ आर यू रनिंग दिस यूनिवर्सिटी सो वेल? वो जवाब बहुत महत्वपूर्ण है और वो जवाब मैं आप सबके लिए दे रहा हूँ। वो आवेशन से कहते हैं, नो, आई एम नॉट रनिंग दिस यूनिवर्सिटी सो वेल, इट इज द नोबल ट्रेडिशंस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी थ्रू व्हिच दिस यूनिवर्सिटी इज बीइंग रन सो वेल। नहीं, मैं नहीं चला रहा विश्वविद्यालय को इतना अच्छा, ये तो इस विश्वविद्यालय के वो ट्रेडिशंस हैं, नोबल ट्रेडिशंस हैं, जिनकी वजह से अच्छा चल रहा है। ये नोबल ट्रेडिशन कौन एस्टैब्लिश करता है? वहाँ का छात्र, वहाँ का शोधार्थी, वहाँ का शिक्षक, वहाँ का नॉन टीचिंग स्टाफ, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन मिल करके ये माहौल बनाते हैं। मगध विश्वविद्यालय में पहली बार फिजिकली आने का ये अवसर मिला है। इसके पहले ऑनलाइन जुड़ा था, लेकिन इस भूमि पर खड़ा होना और ऐसी भूमि जिसका ऐतिहासिक जो जिक्र है वो अथर्ववेद में भी आता है, अपने आप में एक सौभाग्य का विषय है। मैं माननीय कुलपति को धन्यवाद देता हूँ, शिक्षा विभाग को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने ये अवसर दिया, इस भूमि पर खड़े होने का मौका मिला। मगध विश्वविद्यालय के इस राधा कृष्णन सभागार में आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति प्रोफेसर शशि प्रताप शाही सर, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव सर, प्रोफेसर विपिन कुमार जी रजिस्ट्रार मगध यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर सुशील कुमार सिंह जी, प्रोफेसर मुकेश कुमार जी, सामने बैठे प्रोफेसर ढल साहब, डॉक्टर विवेकानंद जी, डॉक्टर संजीव सिंह जी, डॉक्टर धनंजय धीरज जी, बहुत सारे परिचित चेहरे सामने दिख रहे हैं, गौतम जयशंकर एंड ऑल द लर्नेड प्रोफेसर्स, स्कॉलर्स, academicians and students of Magad University and entire nation. प्रोफेसर धनंजय जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि दो कुलपति और उनमें बहुत सारी समानताएं, वो उन समानताओं का जिक्र कर रहे थे। एक समानता जो मैं देख रहा हूँ, दोनों ही विश्वविद्यालयों के जो कुलपति हैं, दोनों ने ही अपने अपने विश्वविद्यालय को कठिन समय में ज्वाइन किया और दोनों ही कुलपति अपने अपने विश्वविद्यालय को कठिन समय से निकाल करके और वैश्विक परिदृश्य पर ले जाने में काफी हद तक सफल हो रहे हैं। आज जब मगध विश्वविद्यालय के परिसर में प्रवेश किया तो एक बहुत सुखद और अच्छी अनुभूति हुई और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है कि मगध विश्वविद्यालय को उसका जो ड्यू है, जो ऐतिहासिक इसकी जो परंपरा है, वो मिले और ये वैश्विक स्तर पर अपना नाम बनाए। इन्हीं आकांक्षाओं के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ। अपनी बात, चूंकि ये राधा कृष्णन सभागार है और अभी प्रोफेसर सुशील कुमार सिंह जी ने इस सभागार का जो नाम रखा गया और नामकरण के पीछे की जो कहानी उन्होंने सुनाई, तो मैं अपनी बात सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के शब्दों से ही शुरू करता हूँ। और ये बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये बात उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है और मैं चाहता हूं कि यहाँ का शिक्षा विभाग, और अब तो शिक्षा विभाग कहना ठीक नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद अब हम विभागवार बात हम नहीं कर रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी लिखते हैं अपने कमीशन की रिपोर्ट में, दैट पीपल इन दिस कंट्री हैव बीन स्लो टू रिकॉग्नाइज दैट एजुकेशन इज अ प्रोफेशन फॉर व्हिच इंटेंसिव प्रिपरेशन इज नेसेसरी एज इट इज इन एनी अदर प्रोफेशन। शिक्षक बनने के लिए इंटेंसिव प्रिपरेशन की जरूरत है। इस बात को जानने में, मानने में, स्वीकारने में हम स्लो रहे हैं, धीमे रहे हैं, सुस्त रहे हैं। ये बात कौन लिख रहा है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी लिख रहे हैं, अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं। कब लिख रहे हैं? 1948 में लिख रहे हैं। इस चिंता के साथ हमने 7.5 दशक पार कर लिए और पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पैराग्राफ नंबर 15.9 में इसका समाधान आता है। मुझे नहीं पता कि अभी मगध विश्वविद्यालय ने 15.9 पर क्या इनिशिएटिव लिया है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि इस इनिशिएटिव पर मगध विश्वविद्यालय नेतृत्व करेगा और बिहार की दिशा और दशा न केवल बिहार की बल्कि देश की दिशा और दशा को बदलने में अपनी भूमिका अदा करेगा, ऐसा विश्वास है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2020 के बारे में मुझे बोलने के लिए, और की नोट स्पीच आप सब जानते हैं, की नोट स्पीच का अपना एक
महत्व है और इसलिए मैं अपनी बात को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इर्द गिर्द रखूंगा। लेकिन अपनी बात में शुरू करूंगा एक बात से कि 1947 के बाद जो हमारी यात्रा रही है और 2020 2020 की जो पॉलिसी 7.5 दशकों से ज़्यादा हमको हो चुका है, ऑलरेडी वी आर लेट। और मैं आजकल इसको कह रहा हूं कि दिस इज ए लास्ट अपॉर्चुनिटी टू ओवरकम अवर मिस्टेक्स। दिस इज ए लास्ट अपॉर्चुनिटी टू ओवरकम अवर मिस्टेक, डोंट मेक इट ए लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। सो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसको लॉस्ट अपॉर्चुनिटी ना बनने दिया जाए और इसलिए हम सब की जो जिम्मेदारी है, जो भूमिका है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर बात करते हुए मैं अपनी बात को मुदालियर साहब से शुरू करता हूं। मुदालियर साहब अपने, आप सब जानते हैं, प्रोफेसर मुदालियर साहब सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 के चेयरमैन हैं और वो उस समय 52-53 में लिखते हैं, अ डेमोक्रेसी ऑफ पीपल हु कैन थिंक ओनली कंफ्यूजडली कैन नाइदर मेक प्रोग्रेस नॉर इवन मेंटेन इटसेल्फ बिकॉज इट विल ऑलवेज बी ओपन टू द रिस्क ऑफ बीइंग मिसलेड बाय डेमागॉग्स। एक प्रजातंत्र के लोग जो कि सोचने और समझने में कंफ्यूज्ड हैं, ना तो वो प्रगति कर सकते हैं, ना जो प्रगति हुई है उसको बनाए रख सकते हैं, बल्कि वो उस खतरे के निशान पर होंगे जहां कोई भी डेमागॉग उनको मिसलीड कर दे। और इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रति जो चिंता आई है एक साल से, उससे मैं अपनी बात शुरू करता हूं। और ये जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, ये पूरे भारत का अनुभव है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और नागालैंड से कच्छ। और ये जो बात मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं, ये व्यक्तिगत अनुभव, जो मेरा खुद का इंटरेक्शन, उस इंटरेक्शन पर आपसे साझा करने जा रहा हूं। मेरा अनुभव जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और नागालैंड से कच्छ के बीच में जो बातचीत करने का है, वो ये बताता है कि एक बहुत बड़ा नंबर है उच्च शिक्षा के साथियों का जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का डॉक्यूमेंट अभी तक एक बार भी पूरा नहीं पढ़ा है, क्रिटिकली नहीं पढ़ा है, रिफ्लेक्टिवली नहीं पढ़ा है। और ये पूरे भारत का पिक्चर आपके सामने में रखा है। इस हॉल में बैठे हुए सभी लोगों से ये सवाल है, लेकिन उसका उत्तर मुझे नहीं चाहिए। अगर आप सब जो यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने पढ़ा है वो बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो एक बार अपने इस पर सोचें और जल्दी से जल्दी इसको पढ़ें, ताकि इसके इम्प्लीमेंटेशन में हम अपनी जो भूमिका है वो निभा सकें। और ये क्यों चिंता का विषय है? क्योंकि बहुत सारे इंटेंट्स पर आप सब उच्च शिक्षा के साथी हैं, बहुत सारे इंटेंट पर यूजीसी की बहुत सारी चिट्ठियाँ, चाहे वो मल्टी डिसिप्लिनरिटी का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का कॉन्सेप्ट हो, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात हो, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की बात हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो, फोस्टरिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो, पर ऐसे बहुत सारे इंटेंट पर यूजीसी की लगातार चिट्ठियां आ रही जिन पर विश्वविद्यालयों को काम करना है। और इनमें से बहुत सारे इंटेंट ऐसे हैं जिसमें उच्च शिक्षा के शिक्षक साथियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। उदाहरण के लिए मैं एक बात कह रहा हूं आजकल, प्रिपेयरिंग एंड प्रोवाइडिंग एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो शिक्षकों के द्वारा ही किया जा सकता है। प्रिपेयरिंग एंड प्रोवाइडिंग एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेम, कैसा फ्रेम? ऐसा फ्रेम जिसमें हम मल्टी डिसिप्लिनरिटी इंश्योर कर सकें, ऐसा फ्रेम जिसमें हम मल्टीपल एंट्री और एग्जिट को इंश्योर कर सकें, ऐसा फ्रेम जिसमें हम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर सकें, ऐसा फ्रेम जिसमें हम फोस्टरिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ला सकें। सो प्रिपेयरिंग एंड प्रोवाइडिंग एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेम इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, जो शिक्षकों के द्वारा, शोधार्थियों के द्वारा, उच्च शिक्षा के संस्थानों द्वारा किया जाना है। और इसलिए भी जब तक until and unless we are having our own understanding on the document and the intent and content of policy, ये बहुत डिफिकल्ट होगा। और इसलिए बिना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के डॉक्यूमेंट को पढ़े और समझे बिना ये संभव नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद कुछ वर्षों में जिन जिन विश्वविद्यालयों के साथ इंटरेक्शन हुआ है और सीनियर लेवल पर जिस तरह के सवाल रखे गए हैं, उससे भी चिंता आती है कि बिना राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़े अंतरात्मा से हम अपनी एप्रीहेंशंस को पोज करें। जैसे मल्टीडिसिप्लिनरिटी के नाम पर कई बार लोग कहते हैं कि इसमें हमारे विषय का इथोस खराब हो जाएगा, हमारा विषय कमजोर हो जाएगा, जबकि सच बात यह है कि मल्टीडिसिप्लिनरिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको जब हम विश्वगुरु थे ऑलरेडी एग्जेम्पलीफाई कर चुके हैं। ये वो चीज है जिसको हम सिद्ध कर चुके हैं, जिसको हम दिखा चुके हैं, और अब वापस उस रास्ते पर हमको चलना है।
रिसर्च, क्योंकि विश्वविद्यालय में खड़ा होकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बात करनी है, इसलिए रिसर्च एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी एड्रेस कर रही है। 2015 की क्यूएस रैंकिंग जब रिलीज हुई थी, वो डिबेटेबल इश्यूज में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन भारत के एक लीडिंग न्यूज़पेपर ने एक हेडिंग से एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन सिस्टम को डिपिक्ट किया था। वो हेडिंग आज तक मेरे दिमाग में बैठी है। एक हेडिंग से एक न्यूज़पेपर भारत की हायर एजुकेशन सिस्टम को डिपिक्ट कर रहा है। वो लिखता है टाइगर इन ग्रेजुएट, रैट इन रिसर्च। ये भारत का ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम है, टाइगर इन ग्रेजुएट, रैट इन रिसर्च। और इस बात को जब हम सुनते हैं तो प्रोफेसर सीएनआर राव साहब का एक भाषण है, उससे अगर हम जोड़ने की कोशिश करें, भारत का ही प्रोफेसर जब चाइना की लेबोरेटरी उसको मिल रही है, जापान की लेबोरेटरी मिल रही है, तो भारत का ही प्रोफेसर है, लेकिन पब्लिकेशन, पेटेंट वो चाइना के और जापान के और इनके उनके क्रेडिट में चले जाते हैं। ब्रेन हमारा ही है, लेकिन हम गवर्नेंस के लेवल पर, मैनेजमेंट के लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर कहीं ना कहीं उसको नहीं आर्टिकुलेट कर पा रहे हैं। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ राउरकेला में 2 दिन का समय गुजारा और उस समय रिसर्च को लेकर कुछ बातचीत हुई थी। अभी सर है नहीं, लेकिन मुझे खुशी है, मैं बाई चांस मगध विश्वविद्यालय आने से पहले ये आदत में है कि जिस संस्थान में आप जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा देख सुन लें। तो मैं ट्विटर देख रहा था और 12 जनवरी 2024 को एक ट्विटर पर मगध यूनिवर्सिटी का पोस्ट है जिसमें वो लिख रहे हैं कि रिसर्च कोष की कोई एस्टेब्लिशमेंट किया है। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि ये डिस्कशन राउरकेला में प्रोफेसर शाही सर के साथ हुआ था। 2 दिन तक डिस्कशन हुआ था। रिसर्च के बिना कोई विश्वविद्यालय नहीं हो सकता, इसलिए रिसर्च कोर्स जो आपने एस्टेब्लिश किया है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इंटेंट को अचीव करने की दिशा में एक माइलस्टोन साबित हो। यहाँ के शोधार्थी, विद्यार्थी, शिक्षार्थी, शिक्षक उसमें कंट्रीब्यूट करें और इसको आगे बढ़ाएं, ऐसी शुभकामना। मगध विश्वविद्यालय में खड़ा होकर के जब बोल रहा हूँ और इसकी ऐतिहासिक जो छवि है मन में, इसकी महानता के बारे में, इसका जो लिगेसी है उसके बारे में, तो मुझे लगता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण इंटेंट है इंटरनेशनलाइजेशन एट होम। इंटरनेशनलाइजेशन एट होम। और मुझे लगता है कि इस भावना को अगर हमको कैपिटलाइज करना है, कल्टीवेट करना है, तो अगर ये शोध की दुनिया में, शिक्षण टीचिंग लर्निंग की दुनिया में, गवर्नेंस की दुनिया में अगर हम थोड़ा थोड़ा भी काम यहाँ पर करेंगे तो इंटरनेशनलाइजेशन एट होम को अचीव करने के लिए ऐसे विश्वविद्यालय जो मगध में हैं, चंपारण में हैं, शांति निकेतन में हैं, काशी में हैं, और ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जो इंटरनेशनलाइजेशन एट होम के कॉन्सेप्ट को अचीव करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इसका गंभीर अर्थ होगा इस सेंस में कि आपको ध्यान होगा 2016-17 में जब भारत के वित्त मंत्री पार्लियामेंट में बजट प्रपोजल सबमिट कर रहे थे, तो वहां उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया और उस अनाउंसमेंट से एक बहुत बड़ा डिस्कशन खड़ा हुआ। मुझे ऐसा विश्वास है कि आप में से बहुत सारे लोग उस डिस्कशन का हिस्सा रहे होंगे, तो इसलिए आप इसको रिलेट कर पाएंगे। खैर, वो अनाउंसमेंट क्या था? वित्त मंत्री जी कहते हैं पार्लियामेंट में दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेट टू एस्टैब्लिश 20 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, 10 इन पब्लिक सेक्टर, 10 इन प्राइवेट सेक्टर। और जब ये बात कहते हैं तो बहुत सारा डिस्कोर्स और डिस्कशन खड़ा होता है कि भैया ये जो यूनिवर्सिटी है ये क्या होगी, इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, इसके फंक्शनल फीचर क्या होंगे, इस तरह के बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। और फिर ये वही समय है कि क्यूएस रैंकिंग रिलीज हुई थी जिसके कारण ये अनाउंसमेंट हुआ था। और ये वही समय है जब एपीजे अब्दुल कलाम साहब हों, प्रणब मुखर्जी साहब हों और ऐसे बहुत सारे जो महान लोग रहे, उनकी नाराजगी आ रही थी बार बार हायर एजुकेशन के सामने। और ये वही समय है जब नीति आयोग पिक्चर में आता है, जब ये सारी बातें होती हैं, नीति आयोग पिक्चर में आता है और वो कहता है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं ऑफ प्रूवन क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी, उनको टोटल ऑटोनॉमी दे दी जाए, 100% ऑटोनॉमी उनको दे दी जाए, सो दैट दे कैन मेक देयर ओन वे टू अचीव दिस क्लास। जब नीति आयोग की तरफ से बात आती है, तब भारत की इंटेलिजेंसिया से, एकेडमिया से कुछ लोग निकल करके बाहर आते हैं और वो जाके एक स्टडी करते हैं कि ये जो सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज हैं ये असल में हैं क्या। इनकी स्टडी होती है, समय कम है इसलिए मैं इस स्टडी की फाइंडिंग पर जल्दी से जाता हूं। और इस स्टडी की जो फाइंडिंग मैं 2 हिस्सों में रखता हूं, सेट 1 और सेट 2। सेट 1 में मैं उन विश्वविद्यालयों को रखता हूं जो सो कॉल्ड वेल सेटल्ड वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज हैं, और सेट 2 में उन विश्वविद्यालयों को रखता हूं जो इमर्ज हुई हैं अभी नई रैंकिंग में।
तो मैं जो सेट 1 है, सो कॉल्ड वेल सेटल्ड वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, इन पर कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि इनका नोबेल लॉरेट बहुत सारा है, इनका एंडाउमेंट बहुत सारा है, इनका सोशल कनेक्ट बहुत स्ट्रांग है, इनका जो फैकल्टी एल्यूमिनाई एसोसिएशन है बहुत स्ट्रांग है, इनके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से लोग कंपनियां चला रहे हैं, इनका टीचर और एल्यूमिनाई मिल करके $1 ट्रिलियन की एमएनसीज चला रहे हैं, तो इनकी बात मैं नहीं करूंगा। कमिंग टू द सेट 2, सेट 2 में वो यूनिवर्सिटी है जो इमर्ज हुई है अभी नई नई रैंकिंग में। इनकी जब एनालिसिस की गई तो एक फीचर पाया गया जो कॉमन था सारी यूनिवर्सिटी में, और वो फीचर था इंटरनेशनलाइजेशन का। इंटरनेशनल, यहां से जो हमारी समझ बनी वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के डॉक्यूमेंट में हमको दिखाई देती है। अगर आप डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो इंडेक्स और ग्लोसरी वगैरह हटा दीजिए तो 60 पेज का डॉक्यूमेंट बचता है। 60 पेज के डॉक्यूमेंट में 15 बार इंटरनेशनल शब्द का और 26 बार ग्लोबल शब्द का इस्तेमाल पॉलिसी कर रही है अलग अलग संदर्भों में, करिकुलम के संदर्भ में, पेडागोजी के संदर्भ में, असेसमेंट के संदर्भ में, गवर्नेंस के संदर्भ में, एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में, मैनेजमेंट के संदर्भ में, इंक्लूसिविटी के संदर्भ में अलग अलग बार। तो 15 और 26 अगर इसको जोड़ो तो 60 पेज के डॉक्यूमेंट में 41 बार ये पर्सपेक्टिव राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आता है। इसको प्राप्त करने के लिए जो माइंडसेट में हमको परिवर्तन करना है वो हमको करना होगा। वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनने के लिए जो कंडीशंस है उसमें क्या है कि आपका एनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नीड टू हैव एन इंटरनेशनल प्रोफाइल। International profile in what terms? International profile in terms of teaching learning process, in terms of research projects, in terms of collaboration, in terms of faculty student exchange, और इन सब से ऊपर उठ करके हमारे संस्थानों को मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल, मल्टी डिसिप्लिनरी जो इथोस हैं वो लेकर के आना है। मैं माफी मांगते हुए एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, पढ़ाई लिखाई मध्य प्रदेश में हुई, नौकरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा 10 साल बंगाल में गुजारा, 5 साल बिहार में गुजारा, वापस उत्तर प्रदेश में हूँ, और अपने और ईश्वर की कृपा से भारत के लगभग सभी राज्यों से इंटरेक्शन करने का अवसर मिला है। और इस अनुभव से मैंने सीखा है कि मेंटली हम इतने लो हैं कि अभी हम रीजनल डाइवर्सिटी को भी टॉलरेट करने की स्थिति में नहीं है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सर्विंग इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो पहले हमको अपने मेंटल सेट पर काम करना है, एटीट्यूड पर काम करना है, ताकि हम ये जो एक बड़प्पन है, एक बड़ा भाव है मन में, उसको लेकर के आए, और तब हम जाके इन सारी चीजों को अचीव कर पाएंगे। नहीं तो ये सारी बातें डिस्कशन के लेवल पर ही रह जाएंगी। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, फिर से मैं क्योंकि राधाकृष्णन जी के हॉल में हूं इसलिए फिर से मैं राधाकृष्णन जी को कोट करता हूं, उन्हीं के शब्दों में कहता हूं ताकि समय बचा सकूं। राधाकृष्णन जी अपनी रिपोर्ट पे लिखते हैं, यूनिवर्सिटीज एज द मेकर्स ऑफ द फ्यूचर cannot persist in the old patterns, however valid they may have been in their own day. फिर वो लिखते हैं, with the increasing complexity of society and its shifting pattern, universities have to change their objectives and methods if they are to function effectively in our national life. मुझे लगता है this is high time जब हर विश्वविद्यालय को इस पर काम करना है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से बहुत सारे लोग काम कर भी रहे हैं। मैंने कहा कि 2 कुलपति आज हमारे सामने हैं, धनंजय जी ने कहा दोनों कुलपतियों में जो जो कॉमन बातें हैं, और फिर मैंने भी कहा कि दोनों ही कुलपति अपने जिन जिन विश्वविद्यालय में कठिन समय में ज्वाइन किया और कठिन समय से निकाल करके उसको वैश्विक परिदृश्य पर लेकर के जा रहे हैं। 1990, 1993, 1995 के जो ये प्रयास हैं, जो पैराडाइम शिफ्ट हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए भी आधार का काम करते हैं, वो हमको ध्यान में रखना चाहिए। 1990 क्यों? यूएनडीपी की रिपोर्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 की, जिसमें पैराडाइम शिफ्ट आता है, जहां से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आता है, जहां से एजुकेशन एक पैरामीटर बनता है एचडीआई को मेजर करने का, और जहां से हम क्वांटिफिकेशन के पीछे भागते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्वांटिफिकेशन तो हमने किया, लेकिन क्वालिटी जो आउटपुट है, क्वालिटी जो रिजल्ट है, एक्सपेक्टेशन है, उस पे हम कहीं कहीं पीछे रह गए। 1993 सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट जो जेपी यूनिकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में आता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट बहुत ही क्लियरली और कैटेगोरिकली कहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या है? आप सब विद्वान साथी हैं, आपको पता है आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। सुप्रीम कोर्ट कहता है, व्हाट काइंड ऑफ राइट टू लाइफ विद डिग्निटी यू आर एक्सपेक्टिंग विदाउट प्रोवाइडिंग एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, देयरफॉर एजुकेशन शुड बी सीन एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट कारण बनता है, कारक बनता है सैकिया कमेटी का, जहां सैकिया साहब कहते हैं, दिस इज अ हाई टाइम व्हेन वी नीड टू अमेंड अवर कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, देयरफॉर वी प्रपोज 83rd अमेंडमेंट।
आप सबको पता है कि 83rd से होता नहीं है। ये होता कब है? 86 अमेंडमेंट से 2002 में 21A इंसर्ट होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 2009 में हमको राइट टू एजुकेशन एक्ट मिलता है, कम वर्जन, लिटिल वर्जन, डेविएटेड वर्जन के साथ। यानी जो हमने डिलीट किया था क्लॉज 23, अगर वो कहीं होता तो भारत का सीन कुछ और होता। 1995 क्यों? भारत सिग्नेटरी बनता है GATS गैट्स का, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड सर्विसेज, भारत सिग्नेटरी बनता है। इस सिग्नेटरी बनने के कारण एजुकेशन कैसे प्रभावित होती है, ज्ञानदेव सर आ गए, उनको प्रणाम करता हूं, थोड़ी देर कर दी है आपने। सिग्नेटरी बनता है भारत गैट्स का 1995 में। और क्या इससे असर आता है? एजुकेशन को, आपको ध्यान में होगा, आप सब विद्वान शिक्षक साथी हैं, आपको ध्यान में होगा, एजुकेशन वाज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द 12 सर्विसेज अंडर गैट्स। 12 सेवाओं में से एक सेवा एजुकेशन को माना गया, और इसलिए एजुकेशन गैट्स के पर्व्यू में आती है। और इसलिए गैट्स के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनसे शिक्षा प्रभावित होती है। गैट्स के कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं? LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इनसे शिक्षा प्रभावित होती है। एक स्टैटिस्टिक्स है जो MHRD के एक रिटायर्ड सेक्रेटरी ने हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटोरियल में लिखी थी, मैं जल्दी से उस पर कहता हूँ, 5 मिनट है। सो HRD के सेक्रेटरी का आर्टिकल है जिसमें वो लिख रहे हैं, और वो छोटा सा स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं। आप सब विद्वान शिक्षक साथी, इसलिए मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ। HRD के सेक्रेटरी का आर्टिकल है जहां पर वो लिख रहे हैं 2010 से 2015 तक भारत में रोज 6 संस्थान खोले गए। On an average 6 institutions were opened every day from 2010 to 2015। और इन संस्थानों के ओनर या तो पॉलिटिशियंस हैं, या उनके सपोर्टर्स हैं, या मिडिल साइज्ड बिजनेसमैन हैं, या प्रॉपर्टी डीलर्स हैं। और ये ओनर हैं जो लार्ज सेगमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हैविंग नो इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग एजुकेशन। और इसलिए ये इतना बड़ा नंबर है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बहुत सारे इंटेंट को, इसलिए ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मगध विश्वविद्यालय विषय एफिलिएटिंग नेचर का है, तो इन कॉलेजेस को भी ऑन बोर्ड लेना है और उनको इसका महत्व बताना, और ये जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की, हैंड होल्डिंग की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय को ही लेनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक और बात है जो मुझे बहुत स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए, और कह भी रहा हूँ पिछले 3 वर्षों से, टेक्नोलॉजी इज नॉट अवर चॉइस, इट्स ए कंपल्शन। टेक्नोलॉजी इज नॉट अवर चॉइस, इट्स ए कंपल्शन नाउ। हम इस बात को जितनी जल्दी जान लें, मान लें, स्वीकार कर लें, उतना ही अच्छा है कि ये चॉइस नहीं है, कंपल्शन है। और जब मैं कहता हूं तो 2 बातें स्पष्ट कहता हूं। पहली बात, टीचर वॉज इंपॉर्टेंट, टीचर इज इंपॉर्टेंट, टीचर विल रिमेन इंपॉर्टेंट। शिक्षक महत्वपूर्ण था, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण रहेगा। नो टेक्नोलॉजी कैन रिप्लेस टीचर। लेकिन इसी के साथ फिर कहता हूं, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड टीचर्स विल रिप्लेस द कन्वेंशनल टीचर्स। और इसलिए टेक्नोलॉजी इज नॉट अवर चॉइस, इट्स ए कंपल्शन। 2-3 शब्दों के जोड़े मैं आपके सामने रखता हूं, इनमें से पहले 2 रखता हूं, तीसरा बाद में रखता हूं। ब्रेन ड्रेन, ब्रेन गेन, इन दोनों शब्दों से हम अच्छी तरह से परिचित हैं, हम बहुत चिंता भी करते हैं। प्रोफेसर ज्ञानदेव जी आ गए हैं, दोपहर के बाद इनको जरूर सुनिएगा। मैकॉले की जिस तरह से वो धुलाई करते हैं और कहते हैं मैकॉले को माफ कर देना चाहिए, और अब जिम्मेदारी अपनी अच्छाइयों की और अपनी बुराइयों की जिम्मेदारी हमको खुद लेना सीखना चाहिए, वो वही सुनाएंगे, मैं उसको नहीं पकड़ता हूँ। ब्रेन ड्रेन, ब्रेन गेन। इंडिया ड्रेन्ड द ब्रेन, फॉर एग्जांपल यूएसए गेन्ड द ब्रेन। हमने ब्रेन ड्रेन किया, अमेरिका ने, यूरोप ने, अलग अलग देशों ने ब्रेन गेन किया। ये चिंता का विषय है, लेकिन मैं इसको बहुत चिंता का विषय अब व्यक्तिगत रूप से नहीं मानता, क्योंकि हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। समस्त वसुधा हमारी कुटुंब है। कुटुंब के एक हिस्से से व्यक्ति निकला, दूसरे हिस्से में चला गया, तो कुटुंब की सेवा कर रहा है, इसलिए इससे मैं इतना प्रभावित नहीं हूँ जितना मैं तीसरे वाले शब्द से प्रभावित हूँ। और इस तीसरा जो शब्द है आपके सामने रखता हूँ, जिस पर आपका चिंतन चाहिए, मनन चाहिए और एक्शन भी चाहिए, और वो है वेस्ट ऑफ माइंड। वेस्ट ऑफ माइंड, जो ना तो ड्रेन हो रहा है, ना कहीं गेन हो रहा है, कक्षाओं में अपनी अपनी वो वेस्ट हो रहा है, वेस्ट ऑफ माइंड। और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल हम सब लोग बहुत चिंतित हैं, बहुत बात कर रहे हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की। भारत युवाओं का देश है। आज जब भारत युवाओं का देश है तो जापान आज बुजुर्गों का देश है। भारत क्या हमेशा युवाओं का देश रहेगा? आज युवा है, कल प्रौढ़ होगा, परसों बुजुर्ग होगा। लेकिन ये जो समय है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने कहा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज ए लास्ट अपॉर्चुनिटी, डोंट मेक इट ए लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। और इसलिए हम सबको अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करना है, पढ़ाना नहीं है, पढ़ाना नहीं।
यही गलती हमने की है आज़ादी के बाद से। पढ़ाना नहीं है, पढ़ने की दृष्टि देनी। हमने इतिहास पढ़ाया, हमने भूगोल पढ़ाया, हमने गणित पढ़ाया, हमने विज्ञान पढ़ाया, जबकि हमको इतिहास पढ़ने की दृष्टि देनी थी, भूगोल पढ़ने की दृष्टि देनी थी, गणित पढ़ने की दृष्टि देनी थी। और हमने चूंकि पढ़ाया, इसलिए हमारा जो युवा है उसको ना तो अपना इतिहास मालूम है, ना तो अपने गांव का इतिहास मालूम है, ना अपने कस्बे का इतिहास मालूम है, ना अपने गांव में बहने वाली नदी के माध्यम से ज्योग्राफी का ज्ञान है, क्योंकि हमने उसको पढ़ाया। अगर हमने पढ़ने की दृष्टि दी होती तो एक अलग तरह का मिजाज होता। एक छोटी सी पतली सी पुस्तक है विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स में मिलती है। जब मैंने खरीदी थी 8 रुपए की थी। अभी किसी ने मुझे टोका कि सर अब 24 रुपए की हो गई है, और ये टोके हुए भी मुझे लगता है 5 साल से ऊपर हो गया है, तो शायद 40-40 की हो गई होगी। खैर, उसमें वो एक एनालॉजी देते हैं, वो एनालॉजी मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं जिस तरह से हम सरसों के बीज को हाथ पर रखकर पेड़ नहीं बना सकते, उसी तरह से हम पढ़ा नहीं सकते। सरसों के बीज को पेड़ बनाना है, उसको मिट्टी में डालना होगा, पानी देना होगा, धूप दिखानी होगी, सुरक्षा करनी होगी। दैट मीन्स वी आर एज ए फैसिलिटेटर, वर्किंग एज ए फैसिलिटेटर। इसीलिए मैंने कहा पढ़ाना नहीं है, हमको पढ़ने की दृष्टि देनी है। और इसीलिए जब मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से आता हूँ, मुझसे जब कोई पूछता है तो मुझे विवेकानंद के एजुकेशन की जो डेफिनेशन है थ्रिलिंग लगती है। एजुकेशन, व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। इसको हमें समझना है। विदेश के लोग समझ गए, विदेश के लोग क्योंकि समझ गए, इसलिए टेलर कमीशन की रिपोर्ट का नाम है लर्निंग द ट्रेजर विद इन। लर्निंग द ट्रेजर विद इन, ये टेलर कमीशन की रिपोर्ट का नाम है। अपनी बात को समाप्त करता हूं एक छोटी सी बात से। नॉट कंपटीशन बट कोलैबोरेशन, नॉट कंपटीशन बट कोलैबोरेशन। दिस इज द टाइम जब हमको कंपटीशन नहीं करना है, कोलैबोरेशन करना है। चाहे हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करें, चाहे हम रिसर्च की बात करें, गवर्नेंस की बात करें, नॉट कंपटीशन बट कोलैबोरेशन। एक छोटी सी कहानी जल्दी से सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति हाथियों के कैंप में गया। उस कैंप में जाके देखा कि जो हाथी हैं, बलशाली, शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली हाथियों को उस कैंप के मालिक ने एक खूंटे से छोटी सी पतली सी रस्सी से बांध के खड़ा किया है, वो भी एक पैर में। तो बड़ा हैरान होता है, वो कहता है तेरे शक्तिशाली, बलशाली, सामर्थ्यशाली हाथियों को छोटी सी पतली सी रस्सी से बांध के रखा है। तो जाता है कैंप के मालिक के पास। कैंप का मालिक जो जवाब देता है, वो जवाब के लिए मैंने आपको कहानी सुनाई है। कैंप का मालिक कहता है कि भैया, जब ये हाथी छोटे थे, बच्चे थे, इनके शरीर में इतना बल नहीं था, शक्ति नहीं थी, सामर्थ्य नहीं था, तो यही छोटी सी पतली सी रस्सियां इनको रोक के रखने के लिए काफी होती थी। समय बदलता गया, समय बढ़ता गया, समय के साथ साथ इनका शरीर बढ़ता गया, बल बढ़ता गया, शक्ति बढ़ती गई, सामर्थ्य बढ़ता गया, लेकिन मन के अंदर बैठा वो विचार नहीं बदला। चूंकि वो विचार नहीं बदला, इसलिए बलशाली, शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली होने के बावजूद वो ऐसा कोई प्रयास नहीं करते। ये कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि हम अब 7.5 से ज़्यादा दशक के हो चुके हैं। हम भी बहुत बलशाली, शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली हो चुके हैं। हमें भी अब थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। मैं बहुत खुश हुआ जब मैंने देखा रिसर्च कोष की स्थापना, क्योंकि उसी आप शायद थे राउरकेला में जब हम लोग प्रोफेसर साहिल सर के साथ डिस्कशन कर रहे थे रिसर्च बॉडी में, तो उन लोगों ने बना लिया है। 12 जून को ट्विटर पर इन्होंने डाल रखा है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी ये जो, और एक बहुत अच्छा जेस्चर मुझे आज देखने को मिला। मुझे लगता है कि 2 दशक के कैरियर में पहली बार एक जेस्चर देखा जहाँ कुलपति अपने विश्वविद्यालय के किसी प्रोफेसर को झुक करके प्रणाम कर रहे हैं, प्रोफेसर सुशील कुमार सिंह जी को। ये हृदय को छू लेने वाला जेस्चर था। विश्वविद्यालय ऐसे ही बढ़ते हैं। अगर समय को एक छोटा सा एनेक्डोट सुना देता हूँ। एक प्रोफेसर ने मुझे सुनाया था एनेक्डोट, और वो एनेक्डोट ऐसा है कि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए। वहाँ एक अमेरिकन डेलीगेशन आया वाइस चांसलर से मिलने के लिए। तो दे सॉट अपॉइंटमेंट, दे गॉट अपॉइंटमेंट। जब वो अंदर गए तो क्या देखते हैं कि वाइस चांसलर साहब अपनी कुर्सी पर नहीं, किनारे सोफे पर बैठे हैं, बहुत ही सुंदर लग्जरी सोफा पर बैठे हुए हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं और नॉवेल पढ़ रहे हैं। कॉफ़ी पी रहे हैं और नॉवेल पढ़ रहे हैं, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत ही खुश मिजाजी में। तो अमेरिकन डेलीगेशन उनसे पूछता है कि मिस्टर वाइस चांसलर, हाउ आर यू रनिंग दिस यूनिवर्सिटी सो वेल? मिस्टर वाइस चांसलर, हाउ आर यू रनिंग दिस यूनिवर्सिटी सो वेल? वो जवाब बहुत महत्वपूर्ण है और वो जवाब मैं आप सबके लिए दे रहा हूँ। वो वाइस चांसलर कहते हैं, नो, आई एम नॉट रनिंग दिस यूनिवर्सिटी सो वेल, इट इज द नोबल ट्रेडिशंस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी थ्रू व्हिच दिस यूनिवर्सिटी इज बीइंग रन सो वेल। नहीं, मैं नहीं चला रहा विश्वविद्यालय को इतना अच्छा, ये तो इस विश्वविद्यालय के वो ट्रेडिशंस हैं, नोबल ट्रेडिशंस हैं, जिनकी वजह से अच्छा चल रहा है। ये नोबल ट्रेडिशन कौन एस्टैब्लिश करता है? वहाँ का छात्र, वहाँ का शोधार्थी, वहाँ का शिक्षक, वहाँ का
नॉन टीचिंग स्टाफ, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन मिल करके ये माहौल बनाते हैं। और इसलिए मैं तमाम उम्र गुनाह करता रहा, मैं तमाम उम्र गुनाह करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिर से अपनी ये जो एक्साइटमेंट है मगध यूनिवर्सिटी में खड़े होकर के बोलने की, इसको फिर से प्रकट करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मगध का जो लिगेसी है, और इस लिगेसी पर मुझे चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी जिन्होंने चाणक्य की भूमिका अदा की थी, उनसे बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला है। मगध अपनी उस लिगेसी को वापस प्राप्त करे, वैश्विक मानचित्र पर ये वो संस्थान बने जहां पर इंटरनेशनलाइजेशन बूम, यानी अमेरिका और जर्मनी का छात्र यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए लाइन में खड़ा हो, ऐसा दिन देखने को मुझे मिले। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।